समस्याएं हैं आप? हमारी मेन समस्या है जॉब सिक्योरिटी। सभी को लेके नर्सिंग अधिकारी, नर्सिंग ऑर्डरली, हाउसकीपिंग, मेंटेनेंस, बाकी जितने भी संयुक्त कर्मचारी, हमारी सबके लिए एक ही मांग है, पहले हमारी जॉब सिक्योरिटी हो। ये मांग कितने समय से आप कर रहे थे? जॉब इसके लिए हम 1 मंथ पहले हम नोटिस दे चुके हैं, बट उसके बाद उससे पहले हमें कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं मिला है। कल हमारी मीटिंग हुई डीन सर से, उसमें हमने अपनी मांगे द्वारा से हमें नोटारी को रिमाइंडर बन दिया है। उसके बाद फिर हमने कल तीसरी बार मीटिंग की, क्योंकि हमने स्ट्राइक के लिए लेटर दिया था, मेल किया था। उसके बाद उन्होंने बुलाया और उन्होंने बोला कि 100% यहाँ पे परमानेंट हर विभाग में आना है, हर विभाग में आना है। तो एकदम से आप नर्सिंग स्टाफ या संयुक्त कर्मचारी जितने भी सब वर्कर हैं, चाहे एनओ हो, चाहे मेंटेनेंस हो, चाहे हाउसकीपिंग हो, आप एकदम से ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ये स्टाफ को हटाएंगे। आपको जब फरीदाबाद ESIC जब नया हॉस्पिटल बना था, इसकी जब नींव रखी गई थी, ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग स्टाफ के बेस पर रखी गई थी। पुरानी बिल्डिंग में भी कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग स्टाफ की वजह से हॉस्पिटल चला था। कोरोना में कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग स्टाफ ने आपका चलाया है, डायलिसिस में आपका नर्सिंग स्टाफ ने चालू किया, ऑन्कोलॉजी आपके कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग स्टाफ ने चालू किया। सारे विभाग यहाँ पे जो भी चालू हुआ है कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग स्टाफ ने चालू किया। आप बाहर के प्राइवेट हॉस्पिटल से आप बड़ी मात्रा में लेके आए, आपने बड़ा आश्वासन दिया कि हम आप आपकी जॉब सिक्योरिटी रखेंगे, ये रखेंगे, वो रखेंगे। वो बंदा वहां से छोड़ के आ चुका, 10-10 साल हो गए, 14-14 साल हो गई स्टाफ को। अब आप एकदम से बोल रहे हो कि हम यहाँ पे परमानेंट भर्ती कर रहे हैं। परमानेंट भर्ती जो कर रहा है बंदा, यहाँ पे एक बंदे को 14 साल हो गई और एक बंदे को आप न्यू लेके आ रहे हो, क्या वो बंदा मरीज की देखभाल कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा जो है, हमारा सबसे पहले जो सबसे बड़ा पॉइंट है जॉब सिक्योरिटी को लेके है। हमारी पहले आप जॉब सिक्योर करो। अगर आप जॉब सिक्योर नहीं करते हो तो हमारा धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। लगभग कितने जो है एम्प्लॉइज हैं आपके साथ? 1400 से 1700 हमारा टोटल पूरा नर्सिंग अधिकारी, जिसमें संयुक्त कर्मचारी, हाउसकीपिंग से लेके मेंटेनेंस, नर्सिंग ऑर्डरली, लैब सिक्योर, लैब से लेके सारे के सारे, कॉलेज, डायलिसिस, सारे डिपार्टमेंट हमारे यहाँ। काफी समय से 14-15 साल से स्टाफ यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ काम कर रहा है, जिसको ना तो कोई बेनिफिट मिल रहा है और ना कोई ELCL है उनके लिए, ना कोई मेडिकल बेनिफिट है। काफी समय से सैलरी भी समय से नहीं आ रही है। अगर कोई स्टाफ हक के लिए, अगर इनके पास कोई जाता है, एडमिन के पास जाता है, तो उसको निकालने की धमकी दी जाती है। डीन सर से भी मिले हैं, डीन सर ने भी यहाँ स्टाफ को निकालने की धमकी दी है। अगर आप हड़ताल पे बैठे हुए हैं तो पेशेंट्स को परेशानी हो रही है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार एडमिन है। हमने पहले ही लेटर दे चुके हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर हमारे बेनिफिट में अगर एडमिन ही नहीं सोच रहा है तो हम कहाँ जाएं। अभी हड़ताल आगे क्या रूप लेगी अगर मांगे नहीं मानी जाती? हड़ताल कंटिन्यू चलेगी जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं करेंगे। देखो, कोई अपनी खुशी से तो कभी भी ऐसी नौबत पर नहीं आकर बैठता है। अब हमारी मजबूरी है, इसलिए हमें बच्चों को भी लेकर यहाँ पर आकर बैठना पड़ रहा है। अगर ऐसी नौबत नहीं आती, मैनेजमेंट वक्त रहते हमारी मांगों को पूरा करती, जो कि जायज हम अपनी मांगे मांग रहे हैं, तो ये नौबत कभी भी नहीं आती कि हमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़े। हम घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, इतने छोटे बच्चे को लेकर जो ड्यूटी पे यहाँ पे ये सब धरना कर रहे हैं, हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एज अ फीमेल स्टाफ तो आप समझ सकते हैं, एक्स्ट्रा ही चीजें फेस करनी पड़ती है। बताया जा रहा है कि आपके बीच में कई ऐसी स्टाफ कर्मी भी हैं जो प्रेग्नेंट भी हैं, आप बच्चा भी आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे प्रेग्नेंट लेडीज भी बैठी हैं, जिनकी वजह से भी हमें एक्स्ट्रा केयरफुल में रहना पड़ रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस सब चीजों की वजह से स्टाफ को भी सफर करना पड़े। बट मैनेजमेंट शायद इस चीज को इग्नोर कर रही है। उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि हमारे स्टाफ कैसे कैसे ड्यूटी कर रहा है। और प्रेगनेंसी के अलावा भी कीमोथेरेपी का भी एक इशू है। ऑन्को वार्ड में स्टाफ को कितना मजबूरी से ड्यूटी करनी पड़ रही है, उनकी कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, जिसकी वजह से भी हमें बहुत दिक्कतें आ रही है। पर हमारी कोई सुनवाई लंबे समय से नहीं हो रही है। क्या मांग करना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? देखिए, मांगे तो बहुत सारी हैं हमारी, लेकिन सबसे पहले जो प्रायोरिटी बेसिस है वो जॉब सिक्योरिटी की है, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी हमारी रहेगी तभी आगे जाके कुछ हो पाएगा। जॉब सिक्योरिटी के नाम पे हमें बोला जा रहा है कि हम अपने 10 साल ESI को दे चुके हैं, उसके बाद अब हमें बोला जा रहा है कि आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि परमानेंट लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है। तो अब उन 10 सालों का हम क्या करें बताइए? ना कोई एक्सपीरियंस है, ना कोई डेडलाइन है। अब हम 10 साल के बाद कहाँ ज्वाइन करेंगे जब हम यहाँ पे हमारा सब कुछ शुरू हो चुका है? तो ऐसे थोड़ी ना चीजें वर्कअप करती हैं। आप लोग लीगल नोटिस करिए, अगर ये भी वैलिड है तो आप लोग वो रिटर्न में देने के लिए रेडी क्यों नहीं है? हम वो भी स्वीकार कर लेंगे, पर वो भी चीजें सारी वर्बली ही क्यों है?
रिटर्न में कोई भी वैलिड नोटिस हमारे पास नहीं आए इस चीजों को लेके। मैनेजमेंट सिर्फ बातें करके इधर से उधर हमें बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रही है बहुत लंबे समय से। सब लोग फरीदाबाद से ही है तो बाहर से? नहीं, बहुत लोग राजस्थान से हैं और दूर दूर से स्टाफ यहाँ पे रूम लेके स्टे करते हैं, लेकिन अभी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफी लोग 3-4 दिन से घर भी नहीं गए हैं, इन्हीं सब चीजों की वजह से लगे हुए हैं। ये स्ट्राइक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है। इसके अलावा तो हमारे ELCL जो भी प्रायोरिटी बेसिस चीजें होंगी वो हम करवाएंगे मांगे पूरी, और इनको हमारी सुननी ही पड़ेगी एट द एंड, क्योंकि हम कोई बेजायज मांगे नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ ड्यूटी करते हैं तो हमारी भी कुछ सिक्योरिटी बनती है। हम अपने 24 घंटे में से 12 घंटे अगर हॉस्पिटल में दे रहे हैं तो उसके पीछे हमारा क्या है? ना हमारा यहाँ पे इलाज हो सकता है, ना हमारे पेरेंट्स का यहाँ इलाज हो सकता है, हमारे बच्चों का इलाज नहीं यहाँ पे होता है, तो हम क्या करेंगे बताइए? हम सिक्योरिटी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंटों को, लेकिन हमारा ट्रीटमेंट कौन करेगा? क्या हम बाहर जाकर अपने पैसों से ट्रीटमेंट करवाना उचित है क्या? प्राइवेट सेक्टर्स में भी ये चीजें वैलिड नहीं है जो एज ए गवर्नमेंट स्टाफ हमें यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है।